आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया। सुधांशु, मैं साफ कह दे रही हूँ कि ना तो मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए ऑफिस से छुट्टी ले पाऊँगी और ना ही उनकी तीमारदारी कर पाऊँगी। पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ चले आए मुंह उठाकर। मान न मान मैं तेरा मेहमान। कन्नू एकदम से चिढ़ कर बोली। प्लीज़ धीरे बोलो कन्नू, मम्मी पापा सुन लेंगे। आखिर हैं तो मेरे मम्मी पापा ही वो। बस 2-3 दिन के लिए मान जाओ। बस मैं अपना प्रोजेक्ट समाप्त करके खुद छुट्टी ले लूँगा और वैसे ही जल्दी ही उनको वापस भेजने की कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगा। सुधांशु एकदम से रियायते हुए बोला। सुधांशु, वो लोग सुनते हैं तो सुन ले मेरी बातों को। कौन? मैं उनसे छुपाना नहीं चाहती हूँ। मैं तो बल्कि और जोर जोर से कहूंगी, और मुझको इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा का है। मेरे माँ बाप ने ये मुझको गिफ्ट किया है और तुम इस घर में मेरे साथ रह रहे हो। इस बात का एहसान मानो। मुझको एक पल भी नहीं तुम्हारे मम्मी पापा का साथ बर्दाश्त। मैं नहीं झेल सकती उन्हें एक पल भी। जरूर तुमने ही उनको फोन करके बुलाया होगा और मेरे सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। कनु तो अपने सास ससुर को इस तरह बिना बुलाए सामने देखकर एकदम से ज्यादा हाइपर हो रही थी, और सुधांशु के आगे परिस्थितियां बिल्कुल उसी प्रकार हो गई थी जैसे गुड़ भरा हंसिया ना तो उगलते बन रहा था और ना निगलते। कन्नू, भगवान कसम मैंने उन लोगों को भी नहीं बुलाया। तुम मेरी बात मानो, मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं अपने पास आने को कहा था। तुम्हारी वजह से मैं उनसे फोन पर भी ज्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि जब भी फोन पर बातें करो तो वो हमेशा मिलने की बात करते हैं और मैं कहाँ बहाना करके मना कर देता था। लेकिन उन्होंने इस बार तो एक बार झूठा जिक्र भी नहीं किया कि वो लोग अचानक इस तरह से आ जाएंगे। प्लीज़ कन्नू, सिर्फ 2-3 दिन इतनी दूर से आए हैं, प्लीज़ मान जाओ। फिर मैं उन लोगों से खुद ही वापस जाने के लिए बोल दूंगा। सुधांशु अभी भी कन्नू के आगे हाथ जोड़कर रियायतें कर रहा था, लेकिन कन्नू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। हुआ कुछ ऐसा कि महेंद्र और गंगा का बेटा सुधांशु दूसरे शहर में नौकरी करता था। उन्होंने शादी भी वहीं अपनी पसंद की लड़की से कर ली। शादी के बाद 1-2 बार तो सुधांशु उन लोगों के पास आया, लेकिन इधर 1.5-2 साल से उसने बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। जैसे उसने अपने माँ बाप को कभी सोचा ही नहीं कि वो है या नहीं। उनके एक छोटा सा बच्चा नव भी था। अब पोते को देखने की तो मन में और भी हुक उठती। बस इसलिए सुधांशु को बिना बताए दोनों ही लोग आ गए, सोचकर कि शायद बेटे बहू को छुट्टी नहीं मिलती, हम लोग जाकर ही उनसे मिलाते हैं। लेकिन यहाँ तो माजरा बिल्कुल ही उल्टा था, और ये सुनकर तो सीना ही कांप उठा कि बहू बेटे उन लोगों से संपर्क ही नहीं रखना चाहते। वो तो उनकी शकल तक देखना नहीं चाहते, और उन दोनों की सारी बातें बाहर बरामदे में बैठे महेंद्र और गंगा को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। आखिर जब गंगा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अंदर ही आ गई। सुधांशु बेटा, बस अब बहुत हो गया। तुमको तो बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। हमारी इतनी चिंता करने की बेटा तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम हम लोगों को वापस भेजने का क्या जुगाड़ लगाओगे?
हम लोग तो अभी के अभी वापस जा रहे हैं। बेटा, तुमको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम लोग और नव वर्ष को 1.5-2 साल से नहीं देखा है। नव को देखने के लिए तो सचमुच आंखें तरस गई थी, और हम लोगों के इस तरह पहुंचने से तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारे अनुसार तुम लोग छुट्टियां ना मिल पाने के कारण नहीं आ पाते हो। चलो, हम लोग ही मिलाते हैं चलकर। लेकिन आज तो तुम लोगों की बातों ने हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। कलेजा मानो कांप उठा है। सचमुच बहुत अहंकार करती थी मैं कि भगवान ने हमको बेटा दिया है, वो भी लायक। तब तो हम लोगों का बुढ़ापा सचमुच बहुत अच्छी तरह से ही कटेगा। लेकिन नहीं जानती थी कि ये दिन भी हम लोगों को ही देखना पड़ेगा। काश भगवान ने हमको बेटी दे दी होती, तो कम से कम ममता से तो आंचल भरा रहता हमारा। गंगा साड़ी के पल्लू से अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली, और हाँ सुधांशु, एक बात कान खोल कर सुन लो। आज से ये आंसू तुम्हारे लिए कभी नहीं बहेंगे, कभी भी नहीं। मानो एक माँ का कलेजा फट चुका हो। मम्मी, मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आप गलत समझ रही हैं। सुधांशु थोड़ा घबराते हुए बोला, क्योंकि वो समझ तो गया कि कन्नू की सारी बातें उसके मम्मी पापा ने सुन ली हैं, और कन्नू ने तो और भी बेशर्मी की हद पार कर दी। सारी लो क्लास छोड़कर पलंग पर ही चढ़ बैठी थी। सुधांशु, क्या कहना चाह रहे हो तुम कि हम तुम्हारी लोगों की बातों का मतलब नहीं समझे? ये बोल और ये उम्र और ये सर के बाल हम लोगों ने धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं। इस बढ़ती उम्र के तजुर्बे से मैं सब कुछ समझती हूँ। बहुत एहसान फरामोश हो गई है आज की औलाद। लेकिन बेटा, चिंता ना करो, अभी तुम्हारे आगे भी बेटा है, और एक माँ बाप की आह कभी खाली नहीं जाती। महेंद्र ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे तो क्या हम लोग जी नहीं पाएंगे? अरे हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत हैं, दोनों एक दूसरे के सिराहे जिएंगे। लेकिन अब जीवन में कभी दोबारा तुम लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये कहते कहते महेंद्र तो हाँफने ही लगे। लेकिन सुधांशु बेशर्मों की तरह महेंद्र को हाँफता देख रहा और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं? वो लोग भी जिंदगी में जीते हैं जिनकी औलाद नहीं होती। हम भी यही सोच लेंगे कि भगवान ने हमको औलाद ही नहीं दी थी। गंगा जी महेंद्र जी का सीना सहलाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम गंगा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। महेंद्र थोड़ा शांत होकर बोले, और गंगा का हाथ पकड़कर आंसुओं को पोंछते हुए सुधांशु के घर के गेट से बाहर निकल गए। मानो कि जिंदगी आज पहाड़ बन गई हो। सुधांशु की तो खैर हिम्मत ही नहीं थी रोकने की, और गंगा और महेंद्र एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए चल पड़े, और आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया था। दोस्तों, जरा विश्लेषण कीजिए कि क्या ये सही हो रहा है? माँ बाप
आजकल एक ही बच्चा चाहते हैं, और उस पर इस प्रकार की विकट परिस्थितियां, क्या होगा समाज का? लाइक और कमेंट्स के द्वारा अपने विचारों से अवगत ज़रूर कराइएगा, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसी ही नई कहानियाँ, प्रेरणादायी, शिक्षाप्रद सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।